नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। आज हम देखने वाले हैं फ्रांस की प्रशासनिक और न्याय व्यवस्था का संगठन। आपको ये भी बता देते हैं कि जो अपनी फ्रांस की जो न्यायिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था, इसके दो पार्ट बनने हैं और दो पार्ट में आज का ये जो पार्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखा जाए तो ये अभी एग्ज़ाम के हिसाब से भी ये सेकेंड ईयर वालों के लिए पेपर फर्स्ट में तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी उनके लिए भी ज़रूरी है जो आगे तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी शासन व्यवस्था है ना, मतलब न्यायिक व्यवस्था है, वो बाकी देशों की न्याय व्यवस्था से बिल्कुल अलग रखी गई है। तो बात करते हैं कि फ्रांस के अंतर्गत, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फ्रांस के अंदर जो प्रशासकीय न्यायालय और अन्य न्यायालय हैं वो मिलकर एक न्यायिक व्यवस्था को चलाते हैं। तो इस तरह फ्रांस में देखा जाए तो 5 तरह के न्यायालय हैं या 5 तरह की न्याय व्यवस्था का संगठन पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले देखने वाले प्रशासनिक न्यायालय के बारे में, ठीक है, यानी फर्स्ट। और ध्यान रखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि आपसे एक बार विनती है कि आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझिए और नोट जरूर बनाएं, ठीक है। अब देखते हैं प्रशासनिक न्यायालय। सबसे पहला जिसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं, टोटल जो अगर 5 हैं तो इन 5 में से कोई भी आपके एग्जाम में या फिर एक पूरा बड़ा प्रश्न आ सकता है, तो वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रशासकीय न्यायालय, देखिए ये अमेरिका, ब्रिटेन या भारत की बात करें तो उनमें प्रशासकीय न्यायालय की व्यवस्था नहीं की गई। प्रशासकीय न्यायालय क्या है? प्रशासन के कार्यों में सहयोग करने के लिए, प्रशासन यानी सरकारी कार्यों में, जबकि बाकी देशों में नहीं होता। बाकी देशों में देखा जाए तो न्याय व्यवस्था एक ही कर्त होती है, सबसे सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय होता है, लेकिन फ्रांस में ये ऐसा नहीं है। फ्रांस में कार्यों की अधिकता को ध्यान में रखते हुए सामान्य नागरिकों के लिए अलग न्याय व्यवस्था है और सरकारी अधिकारियों के लिए अलग न्यायालय है। तो ये अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सरकारी अधिकारियों, एक प्रशासनिक व्यवस्था यानी प्रशासनिक जो कर्मचारी गण होती है, व्यवस्था होती है, उनके लिए न्याय व्यवस्था अलग है। तो प्रशासनिक न्यायालय उनको समझिएगा और हर वो इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लीजिएगा, मतलब समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए जो प्रशासनिक न्यायालय है, इसकी स्थापना लगभग कब से शुरू होती है या ये कब से अस्तित्व में आता है? तो 1790 के लगभग ये अपने अस्तित्व में आता है। और इसको देखा जाए तो प्रशासकीय न्यायालय की स्थापना क्यों की गई? तो ध्यान रखिएगा, प्रशासकीय न्यायालय की स्थापना न्यायालय के बढ़ते कार्यों को ध्यान में रखते हुए ही प्रशासकीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब प्रशासकीय न्यायालय 2 स्तर के होते हैं, इसके 2 स्तर होते हैं, समझ लीजिएगा। प्रशासकीय न्यायालय के 2 स्तर होते हैं, ठीक है। बारी बारी से हर एक के बारे में समझे तो प्रशासकीय न्यायालय के 2 स्तर होते हैं, यानी इसमें पहला जो होता है, ठीक है ना, ये मैं यहाँ से नहीं हो तो अलग कर लेता हूँ कि अब हम पूरा एक एक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर प्रशासकीय न्यायालय 2 स्तर के होते हैं। पहले होते हैं प्रादेशिक परिषद, पहली होती है प्रादेशिक परिषद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रशासकीय न्यायालय 2 स्तर पर कार्य करता है। पहला होता है प्रादेशिक परिषद। अब प्रादेशिक परिषद है वह प्रशासकीय न्यायालय का निम्न स्तर न्यायालय होता है। क्या होता है? निम्न स्तर का न्यायालय होता है, ठीक है। यानी प्रशासनिक न्यायालय के अंदर 2 तरह के न्यायालय होते हैं। जो सबसे नीचे लेवल का होता है वो प्रादेशिक परिषद होता है। और बात करें प्रादेशिक परिषद, तो फ्रांस में ऐसी प्रादेशिक परिषद है वह 23 है। यानी ये प्रादेशिक परिषद के जो न्यायालय हैं वो कितने हैं? 23 न्यायालय हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत ये क्या काम करते हैं अगर देखा जाए तो प्रादेशिक मतलब प्रदेश के संबंधित रिलेटेड है, और ये काम करते हैं सरकारी विभागों के अंतर्गत सार्वजनिक निर्माण, स्थानीय निर्वासन, ठेका भंग आदि से जुड़े विवादों पर निर्णय देते हैं। ध्यान रखिएगा, वापिस समझा देता हूँ कि इसके अंतर्गत ये जो है वह विभिन्न तरह के विवादों को, जैसे वापिस अभी मैंने आपको बताया विवादों को, अभी विवाद कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए सार्वजनिक निर्माण, ठेका, यानी जो गवर्नमेंट ठेके वगैरह होते हैं, उस ठेकों से जुड़े कोई विवाद हो तो उस विवादों को समाधान करने के लिए या फिर इससे जुड़े कोई प्रश्न हो, प्रश्नों के
निर्णय के लिए। यानी सरकारी कामकाज के दरमियान अगर कोई चीज़ें कोई विवाद खड़ा हो रहा है तो उनका समाधान है प्रादेशिक परिषद के अंदर इसका निपटारा किया जाता है। और अब ध्यान रखिएगा कि ऐसे जो विवाद है वो सीधे तौर पे यहीं पे आते हैं। अब मान लीजिए कि किसी पक्ष को इस न्यायालय से बराबर निर्णय नहीं मिला है तो वो कहाँ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि इन निर्णयों के विरुद्ध जो अपील है वह कहाँ पर की जाएगी, इसके विरुद्ध अपील इसका जो उच्च न्यायालय है ना, मतलब राज्य परिषद में की जाएगी। कहाँ की जाएगी, राज्य परिषद। यानी अब दूसरा मैं यही बता रहा हूँ कि ये दो स्तर है ना, दूसरा स्तर क्या है, तो दूसरा स्तर है राज्य परिषद। क्या है, राज्य परिषद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राज्य परिषद ये इसका दूसरा स्तर हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि राज्य परिषद फ्रांस का सर्वोच्च प्रशासकीय न्यायालय है। फ्रांस का सर्वोच्च प्रशासकीय न्यायालय है और इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर है। यानी सरकारी कामकाज और उनके कार्यों को लेकर जो बना हुआ न्याय व्यवस्था है वो प्रशासनिक न्यायालय है। अब इसके अंतर्गत दो तरह के न्यायालय तो प्रादेशिक और राज्य। तो ये प्रशासनिक न्यायालय का जो सर्वोच्च स्तर का न्यायालय है वह राज्य परिषद होती है। क्या होती है, राज्य परिषद होती है और ये एक ही होती है। इसका मुख्यालय है वो पेरिस में है। यानी इसकी विवादों इसकी अपीलों का निस्तारण यहाँ पर होता है। अब इसके अंदर बताए कौन कौन होता है, तो देखिए इसके अंदर एक होता है अध्यक्ष। क्या होता है, अध्यक्ष होता है। और ये जो अध्यक्ष होता है, क्योंकि मान लीजिए ये सरकारी कर्मचारियों से संबंधित न्यायालय है तो इसका जो अध्यक्ष होता है वह अध्यक्ष होता है न्याय मंत्री। कौन होगा, न्याय मंत्री। न्याय मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। इसके अलावा एक होता है उपाध्यक्ष। क्या होता है, एक उपाध्यक्ष होगा। अब उपाध्यक्ष उन्हीं राजनीतिक नेताओं या मंचों से बनता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 5 होते हैं विभागाध्यक्ष। 5 कौन होते हैं, विभागाध्यक्ष। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। यानी ये लोग मिलकर राज्य परिषद का निर्माण करते हैं। अब राज्य परिषद में इसके अलावा 149 सदस्य होते हैं। जैसे अपने सर्वोच्च न्यायालय की बात करते तो मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश होते हैं नहीं, तो वैसे ही यहाँ पे राज्य परिषद में इनके अलावा 149 सदस्य होते हैं, यानी अन्य न्यायाधीश। मान लीजिए क्या कहेंगे, अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब बात करते हैं कि इनकी जो नियुक्ति है, यानी इन अधिकारियों की जो नियुक्ति है, न्याय अधिकारियों को ही इसमें नियुक्त किया जाता है। यानी अगर बात करें इनकी नियुक्ति के संबंध में तो देखो नियुक्ति के संबंध में जो व्यवस्था है वह ये है, उच्च न्यायिक परिषद है। लेकिन ये 149 सदस्य कौन होते हैं, ये वो होते हैं जो न्याय व्यवस्था से जुड़े होते हैं या न्याय विभाग से संबंधित होते हैं। अब बात करते हैं ये काम क्या करता है, तो प्रादेशिक परिषद के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनता है। प्रादेशिक परिषदों की विरुद्ध अपील। सबसे बड़ा काम है कि इनके विरुद्ध अपील यहाँ पर सुनी जाती है राज्य परिषद में। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा कोई आज्ञा या आदेश है वो देने हैं तो ये इनका कार्य होता है, ये आप समझ गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया प्रशासनिक, यानी सरकारी कर्मचारी और प्रशासन के हितों को ध्यान में रखते हुए फ्रांस में प्रशासनिक न्यायालय की स्थापना की गई है। पहला क्लियर हो गया। अब बारी आती है दूसरा, सामान्य न्यायालय, यानी आम जन के लिए बने न्यायालय। ये समझ लीजिएगा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट करवा रहा हूँ उसको साथ साथ में नोट डाउन करना है। ठीक है, तो अब देखिए सामान्य न्यायालय दूसरा टाइप का। जैसे कि आपको बताया सामान्य न्यायालय सामान्य नागरिकों के लिए होते हैं
और इनमें विवाद भी इनके हित, इनके कार्य को लेकर होता है। तो इसलिए अब सिंपल सा यहाँ पे पहले ही हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, प्रशासनिक न्यायालय प्रशासन से संबंधित होता था, लेकिन सामान्य न्यायालय वो सामान्य नागरिकों से जुड़े विवादों का समाधान करने वाला न्यायालय था। तो सामान्य नागरिकों से जुड़े न्यायालय हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके अंतर्गत हम बारी बारी से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये भी अलग अलग स्तर के होते हैं, यानी इसमें विभिन्न स्तर होते हैं, विभिन्न स्तर के न्यायालय होते हैं इसमें। ठीक है, यानी सामान्य न्यायालय में विभिन्न स्तर के न्यायालय होते हैं, जिसमें हम बारी बारी से बात करते हैं कि सामान्य न्यायालय में किस तरह के, जैसे अपनी बात करते हैं अपनी भी न्याय व्यवस्था अलग अलग होती है। सबसे नीचे जो होते हैं जिला न्यायालय होते हैं, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय भी होता है, फिर ऊपर बात करें राज्य न्यायालय होता है यानी उच्च न्यायालय, और सबसे ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय। तो ऐसे ही यहाँ पर भी सिस्टम है थोड़ा सा जिसको हम बात करते हैं। तो सबसे पहला हम बात करें यहाँ पे शांति, सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं शांति न्यायाधीश के लिए न्यायालय। देखिए, तो सामान्य न्यायालय में सबसे निम्न स्तर पर जो होता है वो होता है शांति न्यायालय। क्या होता है? निम्न स्तर पर, निम्न स्तर पर शांति न्यायालय होता है। और जैसा कि इसका नाम है वैसा ही काम है, ये शांति व्यवस्था यानी शांति स्थापित के लिए काम करता है। और इसलिए इसके अंदर काम करने वाला जो न्यायाधीश होता है, काम करने वाला न्यायाधीश जो होता है उसे शांतिपाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शांतिपाल। ये कौन होता है? यहाँ का एक न्यायाधीश होता है। ये एक न्यायाधीश होता है जो शांति व्यवस्था के लिए काम करने वाला न्यायाधीश होता है। और इसके अंदर मैं आपको बताएं तो समस्त पूरे देश में लगभग, क्योंकि ये हर एक निम्न स्तर पर है तो हर जिले में इस तरह के न्यायालय पाए जाते हैं। क्या हम लिखेंगे, आप ध्यान रखिएगा या समझ लीजिएगा कि यह हर जिले में, या कभी कभी देखा जाए तो बड़े बड़े अगर जिले, बड़ा बड़ा अगर राज्य है तो उसमें 2 से अधिक न्यायालय भी हो सकते हैं। तो इस तरह से बात करें कि ये इस तरह के जो न्यायालय हैं फ्रांस में लगभग 3000 हैं। शांति न्यायाधीश के न्यायालय कितने? 3000 न्यायालय हैं। और इनका जो महत्वपूर्ण काम होता है, सबसे इम्पोर्टेंट काम, वो होता है दीवानी और फौजदारी प्रकार के विवादों का निर्णय देना। तो अब समझिएगा कि ये इस तरह से अगर देखा जाए, इसका क्षेत्राधिकार है। इसका क्षेत्राधिकार क्या हुआ कि दीवानी या फौजदारी विवादों पर जो सबसे पहले जो सुनवाई होती है वो यहीं पे होती है। इसके आगे के जो न्यायालय हैं वहाँ पे सिर्फ अपील की जाती है। तो सर्व में या एक में बात करें तो दीवानी या फौजदारी जुड़े आम नागरिकों के जो विवाद हैं वे सीधे तौर पे शांति न्यायालय में आते हैं। और शांति न्यायालय में ये रखा गया है कि इनका जो विवादों का जो समाधान है वह लोगों की सहमति समझौते के आधार पर ही होता है। यानी कहते हैं ना कि विवाद कोर्ट कचहरी में आने से पहले ही 50% विवाद है वह उनको समझौते रजामंदी से इनके विवादों का समाधान किया जाता है, इनको समझाया जाता है। यानी ज़्यादातर जो विवाद हैं या ज़्यादातर जो मसले हैं वो उनको कोर्ट के बाहर ही वहीं पर इसका निपटारा किया जाता है, और शांति व्यवस्था के तहत काम करता है ये। ठीक है, ये आप समझ गए हैं। तो इस तरह का ये न्यायालय है वो काम करता है और 50% जो विवाद है वो यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। और इसके विरुद्ध बात करें, इसके विरुद्ध अपील कहाँ की जाएगी? मान लीजिए कि कोई सामान्य नागरिक है जो इनके दिए गए निर्णय से, इनके दिए गए विवादों से संतुष्ट नहीं है, तो वह इनके खिलाफ जो अपील है वो अपील प्रारंभिक न्यायालय में करता है। कहाँ करेगा? प्रारंभिक न्यायालय में करेगा। अब ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में आपको बता देते हैं कि ब्रिटेन में भी इस प्रकार का न्यायालय है,
लेकिन नाम सिर्फ सेम है, बाकी काम अलग अलग है। और ब्रिटेन में जो शांति न्यायालय में काम करते हैं वह अवेतनिक है, यानी उन्हें वेतन नहीं दिया जाता। लेकिन फ्रांस में जो इस पद पे काम करते न्यायाधीश, उन्हें वेतन दिया जाता है। समझ में आ गया? तो अब इसके अंतर्गत आता है दूसरा टाइप, यानी दूसरा स्तर, जिसको अभी मैंने कहा प्रारंभिक न्यायालय। क्या कहा मैंने? प्रारंभिक न्यायालय। इसको प्रथम भी कहते हैं या प्रारंभिक न्यायालय भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या काम करते हैं? जो जैसा अभी जस्ट मैंने बताया कि ये शांति न्यायाधीशों के न्यायालय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो शांतिपाल के न्यायालय के ऊपर के न्यायालय होते हैं, और ये हर एक एरोजोनटाइलमेंट स्तर पर न्यायालय हो काम करते हैं। और इसके अंतर्गत कम से कम 3 न्यायाधीश होते हैं। इसमें प्रारंभिक न्यायालय के अंतर्गत कम से कम 3 न्यायाधीश होने चाहिए। एक न्यायालय जहाँ पर भी होगा उसमें 3 न्यायाधीश होंगे। और बात करा जाए कम से कम 3 और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 15 न्यायाधीश हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 15 न्यायाधीश हो सकते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब जैसा कि मैंने बताया, इसे अपीलीय क्षेत्राधिकार है। ओनली क्या है? अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है किस तरह के मामलों में? दीवानी और फौजदारी मामलों में। यानी सीधा विवाद इनके पास नहीं आता, इनके पास अपील के लिए विवाद निर्णय देने के लिए आते हैं, यानी इनके विरुद्ध अपील यहाँ पर होती है। अपीलीय क्षेत्राधिकार इनको प्राप्त होता है। इनको प्रारंभिक नाम भले ही दिया गया, लेकिन सीधे तौर पे विवाद इनके पास नहीं आते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और अगर बात की जाए दीवानी यानी पैसों से जुड़ा मामला, तो 3000 फ्रैंक मतलब फ्रांस की ये मुद्रा का नाम है। 3000 फ्रैंक से जुड़े विवादों की अपील ही यहाँ पर सुनी जाती है। और फौजदारी मामलों में तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चोरी, गबन, मारपीट, इससे संबंधित मामले हैं, वो यहाँ पर आते हैं। अब बात करें कि किसी पक्ष को यहाँ पर भी संतोषजनक विवाद का समाधान नहीं मिला, तो अगर कोई व्यक्ति प्रारंभिक न्यायालय के विरुद्ध कहीं पर अपील करना चाहता है तो कहाँ करेगा? तो वो होता है तीसरा स्तर। तीसरा स्तर है जहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, अपीलीय न्यायालय। तीसरा स्तर का जो न्यायालय होता है इसको कहेंगे अपील के न्यायालय, यानी अपीलीय न्यायालय। और इसको हम और नाम दे सकते हैं अपील के प्रादेशिक न्यायालय। यानी प्रारंभिक न्यायालय के विवादों की सुनवाई या प्रारंभिक न्यायालय के विरुद्ध अपील की सुनवाई है वह अपीलीय न्यायालय में की जाती है। जैसा कि इसका नाम है अपीलीय न्यायालय, तो ये बाकी क्या करता है कि इन बाकी विवादों की अपील की सुनवाई है वो यहाँ पे होती है। तो इनका सिर्फ और सिर्फ काम होता है अपील की सुनवाई करना या अपील के संबंध में कार्य करना। तो ध्यान रखिएगा, इनका कार्य क्षेत्र सामान्य 7 प्रांतों तक रहता है। तो एक अपीलीय न्यायालय है वो 7 प्रांत तक काम करता है। कितने प्रांतों तक? 7 प्रांतों में कार्यशील होता है। यानी एक अपीलीय न्यायालय है वह उनके 7 प्रांतों के लिए अकेला काम करने वाला होता है। और इस प्रकार से फ्रांस में इस प्रकार के यानी ऐसे न्यायालय जो हैं अपीलीय न्यायालय, वो फ्रांस में लगभग 27 न्यायालय हैं। अपीलीय न्यायालय कितने हैं? 27 न्यायालय हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया ये अपील का काम करता है, लेकिन इसमें अंदर अपील की जो सुनवाई होती है वो अलग अलग स्तर पर होती है। यानी यहाँ पे 3 विभाग होते हैं इसमें। इनमें 3 विभाग होते हैं और अपने अपने अलग अलग विभाग के स्तर पर वो अपनी अपनी सुनवाई करते हैं, यानी अपील की सुनवाई होती है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग विभाग होते हैं, दीवानी, फौजदारी और दोषारोपण।
तो देखिए, अपीलीय न्यायालय के अंदर 3 विभाग होते हैं जो अपने अलग अलग स्वतंत्र स्तर पर अलग अलग तरह की अपीलों की सुनवाई करते हैं। तो दीवानी जो विभाग होता है वह दीवानी से जुड़ी मतलब पैसों से जुड़े विवादों पर निर्णय लेता है, सुनता है। फौजदारी मामलों से जुड़ी विवादों पर अपील की सुनवाई करता है। और दोषारोपण जो विभाग होता है वो ये विचार करता है कि क्या इसके ऊपर दोष लगाना चाहिए, क्या उसे दोषी करार दिया जाए। यानी इन दोनों के विवादों की दोषारोपण की व्यवस्था दोषारोपण विभाग के अंदर की जाती है। तो इस तरह से अपीलीय न्यायालय है वह अपील का न्यायालय होकर काम करता है। और इस तरह से ये हम अगर कहें तो अंतिम न्यायालय है जो अपील की जा सकती है, यानी अंतिम अपील का न्यायालय। ठीक है, ये अंतिम अपील का न्यायालय हो गया। यानी सभी तरह के न्यायालय के विरुद्ध जो अपील है वह अपीलीय न्यायालय में की जा सकती है, इसके ऊपर के न्यायालय में नहीं। इसके बाद अब यहाँ पे बात करते हैं चौथे प्रकार का एक और होता है, चौथे प्रकार का सामान्य न्यायालय। यानी चौथा एक सामान्य न्यायालय और होता है। इसके अगर सिस्टम की बात करें तो चौथा न्यायालय होता है निषेधा न्यायालय। क्या? निषेधा न्यायालय। निषेधा न्यायालय क्या होता है और क्या काम होता है इसको भी समझ लीजिए। तो निषेधा न्यायालय होता है वह सिर्फ क्या करता है, दोहरा करते हुए न्याय करता है। मतलब निषेधा न्यायालय है वह अलग अलग क्षेत्रों में जब दौरा करते हैं तो वह दौरा करते हुए वहाँ के विवादों की न्यायालयों की सुनवाई करते हैं या उनकी अपीलों की सुनवाई करते हैं। तो इसलिए इनको कहा गया निषेधा न्यायालय कहा गया। अब बात ये करते हैं कि ये कौन से मामलों की सुनवाई करते हैं, तो ये सिर्फ फौजदारी मामलों का निर्णय करते हैं। कौन से मामले? फौजदारी मामलों का निर्णय। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर बात करें, आपको अगर समझाना चाहें तो इसके अंदर जो एक 12 जूरी होती है, यानी एक जूरी होती है जिसमें 12 सदस्य होते हैं और ये 12 सदस्य मिलकर फैसला लेते हैं। 12 सदस्य मिलकर फैसला लेते हैं। अब इसके अंदर बात करें कि 12 सदस्य लेते तो हैं, लेकिन इस न्यायालय के अंदर न्यायाधीश कितने होते हैं जो काम करते हैं। तो बता दें कि सबसे यहाँ पे मैंने बताया था एक तो प्रारंभिक न्यायालय, क्या बताया था मैंने, एक मैंने आपको बताया था प्रारंभिक न्यायालय। तो यहाँ के 2 न्यायाधीश और अपीलीय न्यायालय का 1 न्यायाधीश, 2 इधर के और इधर का 1, यानी 3 न्यायाधीश इसमें काम करते हैं। और फैसला जो लिया जाता है वो जूरी के द्वारा लिया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। न्यायालय का व्यवस्था का दिखा जाए तो न्यायालय का अंतिम निर्णय होता है और इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है। यानी फौजदारी मामलों की अंतिम रिपोर्ट यहीं पर होती है, अपील यहीं होती है, इसके आगे की नहीं होती है। फिर लास्ट होता है सामान्य न्यायालय का लास्ट टाइप का न्यायालय, जिसको कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय। देखिए सर्वोच्च न्यायालय का मतलब ये वो हो गया जैसे अपने भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है या विभिन्न देशों का जो एक सर्वोच्च न्यायालय होता है, वैसा ही ये सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन इनमें चीज़ें फ़र्क है। सामान्य न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय ये है जिसको मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो ये फ्रांस का सर्वोच्च न्यायालय है, ये फ्रांस का सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन बाकी देशों की तरह ये सर्वोच्च न्यायालय तरह नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे कि बताया कि अलग अलग तरह के न्यायालय की व्यवस्थाएं होती है। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसका संगठन बताऊँ तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस का ये जो सर्वोच्च न्यायालय में होता है इसमें एक तो होता है महाअध्यक्ष। फ्रांस के सर्वोच्च न्यायालय में एक होता है महाअध्यक्ष, इसके अलावा 3 होते हैं विभागाध्यक्ष या विभागीय अध्यक्ष। 3 कौन होते हैं? अलग अलग इनके जो विभाग होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया 3 विभाग इनके जो होंगे, एक तो याचिका विभाग होगा, एक दीवानी विभाग होगा, एक दंड विभाग होगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर 45 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो इस तरह से लगभग 49 मेंबर मिलकर सर्वोच्च न्यायालय का संचालन होता है और इसमें 3 विभाग होते हैं। तो मैं ये वाला मिटा देता हूँ क्या, ताकि आपको समझाने में थोड़ा ठीक रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय इसलिए इसको समझना अति आवश्यक होता है।
तो इसको समझिए। 45 अन्य न्यायाधीश जो होते हैं, यानी ये मिलकर सर्वोच्च न्यायालय बनता है। अब सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत अभी मैंने बात करी कि इनमें 3 विभाग होते हैं। क्या होते हैं? 3 विभाग होते हैं जो स्वतंत्र रूप में काम करते हैं। तो पहला जो विभाग होता है वो हो गया याचिका विभाग। क्या हो गया? याचिका विभाग। इसके अंदर जो दूसरा विभाग होता है जो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत काम करता है, दीवानी विभाग। कौन सा होगा? दीवानी विभाग। और तीसरा होता है दंड विभाग। ठीक है, ये 3 तरह के अलग अलग विभाग होते हैं और ये अलग अलग तरह से यहाँ पर इनके कार्यों को पूर्ण करते हैं। अब बात की जाए कि ये न्यायालय क्या करता है, तो ये न्यायालय है वह डायरेक्ट न्याय, जो मामले है, विवाद है, वो इस न्यायालय के पास नहीं आते हैं। यानी ये केवल अपीलीय न्यायालय है, अपील ही देखता है। क्या करता है? अपील देखता है। तो इस तरह से हम कहेंगे यह केवल अपीलीय न्यायालय होता है। जो बाकी अन्य प्रकार के विवाद हैं उनकी अपील है वो यहाँ पर सुनवाई होती है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो यह अपनी ओर से कोई निर्णय नहीं देता है, लेकिन प्रतिकूल निर्णय भी नहीं देता है। यह अभियुक्त को अपने विचार के साथ पुनः विचार के लिए भी भेजता है। तो अब ध्यान दिया जाए, कोई ऐसा विवाद है जो सही पक्ष पे सुनवाई नहीं हुई है तो ये वापस भी भेज सकता है अन्य न्यायालय को। तो ये है सर्वोच्च न्यायालय। अभी मैंने जो बताया ये दूसरा टाइप का बताया, जो सामान्य न्यायालय। इसके बाद ये तो है शॉर्ट, ये शॉर्ट है। आपको सिर्फ पहला और दूसरा न्यायालय में ही टाइम लगने वाला था जो मैंने आपको बता दिया। तो अब आ जाते हैं संवैधानिक परिषद। संवैधानिक परिषद ये कौन से न्यायालय, यानी इनका क्या काम होता है वो देख लीजिए। ये बहुत ही बेसिक है और इसका तीसरा वाला आपको एकदम इजीली समझ में आएगा। संवैधानिक परिषद। संवैधानिक परिषद एक तरह से ऐसा मान लीजिए कि फ्रांस की जो सर्वोच्च न्यायपालिका है, इन्हें न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं दिया गया। तो न्यायिक पुनरावलोकन का जिसके पास अधिकार है वो है संवैधानिक परिषद। क्या है? संवैधानिक परिषद। तो समझ में आ गया होगा। संवैधानिक परिषद क्या करती है? संविधान या कानून से जुड़े किसी भी तरह के विवाद की सुनवाई जो होती है वह होती है संवैधानिक परिषद में। कहाँ होती है? संवैधानिक परिषद में। इस तरह से सिंपल और सीधा सा यहाँ पर ये बताया गया है कि एक संवैधानिक परिषद है और इस संवैधानिक परिषद ये अर्ध न्यायिक संस्था की तरह काम करती है। ये एक अर्ध न्यायिक संस्था की तरह काम करती है और जैसा कि मैंने बताया ये एक महत्वपूर्ण परिषद है और महत्वपूर्ण परिषद होने के साथ साथ इनकी व्यवस्था इनके संविधान में भी की गई है। यानी अगर बात करें इनके पंचम गणतंत्र का जो संविधान है, इस संविधान का जो आर्टिकल है 55 से लेकर 63, तो 55 से 63 के अंतर्गत संवैधानिक परिषद के बारे में बताया गया है। और संवैधानिक परिषद के बारे में ये भी बताया गया है कि इस परिषद के अंतर्गत, इस परिषद के अंदर 9 सदस्य होते हैं, 9 वर्ष के लिए होते हैं और 1/3 सदस्य, यहाँ पे 9 सदस्य होते हैं और 1/3 सदस्य की अगर बात करें तो 1/3 जो सदस्य हैं वह सीधे तौर पर अवकाश ग्रहण करते 3 वर्ष बाद। ये सीधा आपको समझ में आ जानी चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ से आपको क्लियरली दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो 9 सदस्य हैं, ये जो 9 सदस्य हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, 9 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है तो बता देते हैं 3-3-3। 3 सदस्य की नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति। 3 सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? इनके राष्ट्रपति। और 3 सदस्य की नियुक्ति प्रतिनिधि सभा।
3 सदस्य की नियुक्ति प्रतिनिधि सभा करती है और बाकी 3 सदस्यों की नियुक्ति है वह सीनेट करती है। ठीक है, तो इस तरह से 3 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा, 3 प्रतिनिधि सभा के द्वारा, 3 सीनेट के द्वारा, टोटल 9 सदस्य इनके मेंबर होते हैं। और ये जो 9 सदस्य हैं वो मिलकर काम करते हैं। इन सदस्यों की पुनः नियुक्ति नहीं होती, यानी दोबारा इनको एक कोई सदस्य बनाए वो दोबारा नहीं हो सकता, यानी पुनः नियुक्ति नहीं होती है। पुनः नियुक्ति नहीं होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें तो इन सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नहीं होती। इसके अलावा फ्रांस का जो भूतपूर्व राष्ट्रपति जो होता है ना, वह इनका पदेन सदस्य होता है। क्या होता है? पदेन सदस्य, एक्स प्रेसिडेंट। एक्स प्रेसिडेंट होता है वह इनका पदेन सदस्य होता है। क्या होता है? पदेन सदस्य। यानी भूतपूर्व राष्ट्रपति जो होता है, एक्स जो राष्ट्रपति होता है पूरा, ठीक है ना, वो इनका पदेन सदस्य होता है। इसके अलावा परिषद के सदस्य अपने कार्यकाल में मंत्री परिषद या संसद के सदस्य या अन्य कोई पद धारण नहीं कर सकते या किसी भी तरह के लाभ के पद पर नहीं रह सकते। अब बात करते हैं कि परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये अपने मतदान का प्रयोग नहीं करता, लेकिन जब बराबर मत आते हैं किसी फैसले पर तो ये निर्णायक मत का प्रयोग करता है। क्या करता है? निर्णायक मत का प्रयोग करता है। अब बात करते हैं ये परिषद काम क्या करती है। एक तो न्यायिक पुनरावलोकन का कार्य करती है, पहला काम आपको याद रखना है, न्यायिक पुनरावलोकन का काम करती है। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन, महाभियोग या उनसे जुड़े विवाद की सुनवाई ये परिषद करती है। इसके अलावा बात करें कि जैसे संसद के सदस्य हैं, संसद के सदस्य की निर्योग्यता के बारे में निर्णय भी इनके पास होता है। फिर बात करें कि आपातकाल अगर लगाया गया हो, आपातकाल पर विचार ये करती है। आपातकाल जैसे राष्ट्रपति के द्वारा अगर कोई लगाया गया हो तो उस पर ये काम करती है। इसके अलावा परिषद के जो निर्णय होते हैं उन निर्णयों को संवैधानिकता का निर्णय देना, यानी संसद के कानूनों को संवैधानिकता प्रदान करना, तो ये काम है वो होते हैं संवैधानिक परिषद के। समझ में आ गया होगा। तो संवैधानिक परिषद के बाद अब आ जाते हैं उच्च न्यायिक परिषद। जिस चीज़ समझ में आगे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं। अब आगे फोर्थ वाला, ये वाला भी हो गया। फोर्थ वाला देखिए, उच्च न्यायिक परिषद। फोर्थ, उच्च न्यायिक परिषद। उच्च न्यायिक परिषद जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य करती है। इस परिषद का काम है न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। ठीक है, ये जैसे मैंने पहले भी आपको इंड में थोड़ा बताया था कि न्यायाधीश है, ये जो व्यवस्था है वह न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करती है। तो राष्ट्रपति न्यायिक परिषद का सभापति होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो राष्ट्रपति होता है इस न्यायिक परिषद का अध्यक्ष होता है। इसके अलावा फ्रांस के सर्वोच्च न्यायालय और अपीलीय न्यायालय के न्यायाधीश की ये नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है?
फ्रांस का सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा अपीलीय न्यायालय। इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो उच्च न्यायिक परिषद के द्वारा की जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताएं तो ये न्यायिक क्षेत्र में अनुशासन बनाए रखने का कार्य भी करती हैं। न्यायिक अनुशासन का और लास्ट काम देखा जाए तो लास्ट काम ये क्या करती है, तो इसके लिए कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार राष्ट्रपति न्यायपालिका की स्वतंत्रता का रक्षक हैं, तो ये इसका काम है और इसको सहायता देना। समझ में आ गया। तो ये हो गई न्यायिक परिषद। न्यायिक परिषद के बारे में कुछ ज़्यादा विस्तार से समझने वाला नहीं, सिंपल इजी है, टॉपिक है, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। अब बात आती है पांचवी, ये वाली, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। न्याय का उच्च न्यायालय, ये पांचवा क्योंकि चार हो गया, अब पांचवा यहाँ से हम देखने वाले हैं सीधा। तो उच्च न्याय का उच्च न्यायालय, इसको हम कहेंगे ये एक राजनीतिक न्यायालय होता है। ये एक राजनीतिक न्यायालय मतलब राजनेताओं की गतिविधियों का एक मंच की तरह काम करता है। ये एक राजनीतिक न्यायालय होता है, समझ में आ जाना चाहिए। और इनकी जो संसद होती है ना, जो संसद है, संसद के दोनों सदनों के बराबर सदस्य इसके मेंबर बनते हैं, इसके मेंबर होते हैं। यानी न्याय का जो उच्च न्यायालय है इसमें कौन होता है, तो इसमें संसद के ही दोनों सदनों के बराबर सदस्य भाग लेते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इस तरह से देखा जाए तो अपने ही सदस्यों में से न्यायालय अपना अध्यक्ष चुनता है। एक अध्यक्ष बनता है, ठीक है, अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष बनता है इसके लिए। और संसद के द्वारा जब राष्ट्रपति या मंत्रियों पर देशद्रोह लगाया जाता है तो ये काम इनका होता है। यानी राष्ट्रपति मंत्रियों के विरुद्ध किसी भी तरह का कोई मामला चल रहा हो या देशद्रोह हो, क्या कहें, देशद्रोह हो या कोई कार्रवाई हो, देशद्रोह हो या कार्रवाई हो, तो दोषारोपण किया जाता है और इस दोषारोपण की निरीक्षण करता है। जो दोषारोपण लगाया जाता है, दोषारोपण का प्रेक्षण कर निर्णय, मतलब जांच की जाती है, क्या कहेंगे, परीक्षण कर निर्णय देता। तो मुझे लग रहा है वीडियो डेफिनेटली बड़ा हुआ होगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें मैंने बताया कि ये जो न्यायिक परिषद है इसका काम है कि राष्ट्रपति या संसद के मंत्रियों पर कोई भी किसी भी तरह का दोषारोपण लगाया जाता है तो दोषारोपण की जांच कर निर्णय देने का काम जो होता है वह न्याय का उच्च न्यायालय करता है। तो अब आपने ये देख लिया होगा कि ये जो न्याय व्यवस्था है फ्रांस की प्रशासनिक और सामान्य न्याय व्यवस्था, वो बाकी देशों की न्याय व्यवस्था से बिल्कुल अलग है और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर यूनिक लगाई गई हैं और यूनिक है, इसलिए एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है और इसलिए ध्यान रखिएगा। दोबारा आपसे इंपॉर्टेंट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।